नमस्कार दोस्तों, रोजगार की रौनक में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे नियंत्रण और समन्वय। मैंने क्लास 10th का जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं उसमें का कुछ पार्ट छूट गया है। दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में देखेंगे, आप लोग जान गए हैं कि नियंत्रण मानव में कौन करता है और किस तरीका से होता है। तो मानव में क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र। हमारा ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका तंत्र से। तो मानव में समन्वय और नियंत्रण काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। आज क्या देखेंगे सर, पादप में देखेंगे कि पादप में भी कुछ होता है ना। जैसे सुई मुई का पौधा देखिए, सुई मुई का पौधा को अगर एक जगह आप थोड़ा सा छू दीजिएगा तो सारे का सारा पत्ती क्या हो जाता है, सिकुड़ के इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ही लेंगे क्या कर रहा है। लाइन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। हाँ, कह रहे कि पादपों में समन्वय कैसे होता है। तो कह रहे कि शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें सर, तो देखो, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कौन करता है। जब छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो इसकी पत्तियां तुरंत बंद होने लगती है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि जिस स्थान पर पत्ती को छूते हैं गति उस स्थान से हटकर होती है। इसका अर्थ है कि एक तंत्र है जो सूचना को स्पर्श बिंदु से गति वाले बिंदु तक संचारित करता है। जैसे में कहा जाता है, मान लीजिए कि हमको कोनो छिंकी यहाँ पे काट दिया। कौन काट लिया, छिंकी। तो छिंकी काट दिया तो यहाँ के कोई ना कोई ऐसा ऐसा मेरा सेंस ऑर्गन हो ना जो बताता है दिमाग को। तो ऐसे में पेड़ पौधे में भी कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ अगर टच हुआ है तो क्या करना है। तो एक आपस में वो अपना समन्वय बनाकर सारी पत्तियाँ क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या होती है, सिकुड़ जाती है। पौधा से जो 10th वाले हैं उनके लिए है लिखना है, और जो वनडे एग्जाम वाले हैं उनको मैं बता दूंगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन सवाल आपको यहाँ से नोट करने के, प्रकाश अनुवर्तन क्या होगा। प्रकाश अनुवर्तन ये होता है यदि पेड़ जब आप लोग कोई बीज लगाते हैं तो अगर सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं, धनात्मक। और यदि जमीन की तरफ बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे बाबू, ऋणात्मक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। तो कहेगा कि प्रकाश अनुवर्तन के समय जो पौधे की बाहरी हिस्सा जो सूर्य की तरफ अग्रसर होता है वो ऋणात्मक होता है कि धनात्मक। तो कहिएगा धनात्मक कब, जब प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया होगी तब। अब इसमें आ गया है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व मैंने कहा जमीनी में। यदि मान लीजिए किसी बीज को आप बोए और उसका जड़ अगर नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक। अगर गुरुत्वानुवर्त में पूछ दे तो नीचे वाला हो जाता है प्लस और ऊपर वाला भाग हो जाता है माइनस। यानी कि इसमें अगर सूर्य की तरफ बढ़ेगा तो उसको कहेंगे कि सर ऋणात्मक हो रहा है, और यदि यही धरती के अंदर जाएगा तो इसे क्या कहेंगे कि इसका क्या हो रहा है बाबू, धनात्मक हो रहा है। तो वनडे एग्जाम वाले क्यों यही लिखेंगे कि प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है और गुरुत्व अनुवर्तन में क्या अंतर होता है, ठीक है। दोनों बात यही आपको समझना है। कह रहा है कि जल अनुवर्तन क्या होता है। जल अनुवर्तन में कुछ नहीं होता है, जल के जहाँ पे जल रहता है, जैसे जलकुंभी। क्या होता है, जलकुंभी। जलकुंभी का देखिएगा जो जल में उगने वाला जो होता है उसे जलकुंभी कहते हैं। और जलकुंभी का जो जड़ें होती है वो नीचे जाती है, यानी जलकुंभी जो नीचे जाती है उसको धनात्मक कहते हैं। और जलकुंभी का जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको हरा हरा दिखाई देता है उसे ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। तो अगर सवाल आपको पूछेगा तो बस ऐसा ही पूछेगा कि आप बताइए कि मान लीजिए जलकुंभी का कौन सा ऐसा भाग है जो धनात्मक को प्रदर्शित करता है। तो कहिएगा उसका जड़। क्या कहिएगा, जड़, ठीक है। चलिए, क्या है स्पर्श अनुवर्तन है। क्या है, ये छूने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे छुई मुई को देखें ना, जहाँ से मान किसी चीज को छू देते हैं वहां से स्टार्ट हो जाती है। जैसे छुई मुई को देख लिए, छुई मुई का पौधा का थोड़ा कोई सा भाग आप छू दीजिएगा तो पूरा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इससे सवाल ना के बराबर आने का चांस रहता है, कभी नहीं बनता, ठीक। एक होता है अदिश्य गति। अदिश्य गति क्या होता है, मान लीजिए कोई सी दिशा निर्धारित की गई कि आपको पूर्व में जाना है, आपको पूर्व में जाना है। यदि इसके विपरीत कोई दिशा उसमें उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाएगी, अदिश्य गति। क्या हो जाएगी, अदिश्य गति। जैसे हमारा हाथ अगर मान लीजिए कि जल गया, हमारा हाथ क्या हो गया, जल गया। अच्छा, आग इधर ही इधर जल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मेरा हाथ उधर ही जाएगा, नहीं जाएगा। हाथ को क्या करेंगे बाबू, पीछे खींचेंगे। यदि मेरा हाथ उधर ही चला जा रहा है तो इस अदिश्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश्य गति। कह रहे कि पौधों में समन्वय पादप हार्मोन। हाँ, ये पढ़ना जरूरी है सबके लिए, हार्मोन्स।
हार्मोन्स, हार्मोन्स के बारे में थोड़ा जाना। हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स एक्चुअली वो होते हैं जो उत्तेजना को पैदा करते हैं। क्या करते हैं? उत्तेजना को पैदा कर देते हैं। माने हमारे शरीर में जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है उसको तत्पर कर देते हैं, उसको उत्सुक कर देते हैं। जैसे में जब कभी आपको किसी के प्रति गुस्सा आता है तो देखिएगा, गुस्सा जब आएगा तो गुस्सा आता ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी के ऊपर खूब ज्यादा प्यार अगर उलटने आए तो प्यार भी पूरा उलटता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब हार्मोन्सली चेंज है। 9-10 के बच्चे जो भी पढ़ते हैं तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा उन लोगों में दूसरा चेंजिंग होने लगता है। जब टेस्टोस्टेरोन और लड़की एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलने लगता है तो उनके हाव भाव छाव में थोड़ा रोहन बदलने लगता है। यही कारण है, ठीक है। यानी क्या करता है, पूछे कि हार्मोन्स क्या कर देते हैं तो कहिएगा शरीर के उत्तेजना को बढ़ा देते हैं, शरीर की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं। चलिए तो मानव में हम बता रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो मानव का है। चलिए ठीक है। लेकिन सर पौधों में तो ऐसा होगा, क्योंकि देखते हैं कि फल कभी पक्का हो जाता है, फल कांचा रहेगा, कितना भी लाएंगे गिरेगा नहीं। कोई पेड़ ऐसा होता है कि मोटा हो जाता है, कोई पेड़ होता है कि लंबा हो जाता है, कोई पेड़ ऐसा हो जाता है कि बंझा हो जाता है। जैसे केला लगाइए वो फरेगा नहीं तो बंझा हो गया, पपीता लगाइए फरेगा नहीं तो बंझा हो गया, ठीक है। तो उस तरीका से इसमें भी तो कुछ हार्मोन्स होंगे, तो कहेंगे कि हाँ हार्मोन्स होंगे। देखो पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, पहले जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? तंत्रिका तंत्र। अतः इनमें केवल रासायनिक समन्वय ही होता है। जंतुओं की भांति पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है बाबू? जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स एक जटिल अकार्बनिक यौगिक होता है। तो डायरेक्ट कहता है कि हार्मोन्स निम्न में से है, तो कहा देगा कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बाबू? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक बता दिए थे क्या? सॉरी, कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। पहला है इसमें ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन के बारे में देखिए, ऑक्सीजन क्या करता है। कह रहा है कि ये जटिल कार्बनिक यौगिकों के समूह है जो वृद्धि नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह वृद्धि नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा, मान लीजिए कि आप लोगों ने केला लगा दिया, आप केला एकदम बढ़ता 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 आसमान में चला जाए, तो क्या मतलब है? जैसे हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कभी कभी सफेदा के पेड़, अगर मान लीजिए सफेदा के पेड़ की जगह पे अगर अमरूद का पेड़ हो जाए तो अमरूद का पेड़ तो उतना ऊपर चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, उसका फल कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। तो उसको वृद्धि या नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो कौन होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। देखिएगा कोई पेड़ एक बार बढ़ने के बाद पुनः ही जब उसकी जितनी हाइट होती है उस हाइट पे जाने के बाद रुक जाता है। जैसे इंसान भी कुछ बढ़ने के बाद ही रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो कौन करता है बाबू? ऑक्सीजन। क्या करता है? ऑक्सीजन। ये पौधों के जड़ एवं तनों के शीर्ष, मौन बात है, पौधा के जो जड़ होता है या तना होता है उसका शीर्षी भाग में बढ़ेगा, तो क्या करता है? शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं तथा लंबाई में बढ़ने वाले भागों की तरफ स्थानांतरित होकर कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घकरण में भाग लेते हैं। पौधों में आकृति एवं आकार के विकास पर भी इनका नियंत्रण होता है, ठीक है। ये बात याद रखना है, मानिए ये नियंत्रण के काम करता है, इतना ही आपको बात याद रखना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं, उसी का भाग है, उसी का है कि अंकुरित बीजों की जड़ों में ऑक्सीजन वृद्धि दर को कम कर देता है। तो दो ही बात याद रखना है, एक तो शीर्ष कलिकाओं पर, एक जड़ों में क्या करता है? वृद्धि को रोक देता है। किसी भी तरीके से अगर वृद्धि को रोकने की बात आ जाए तो ऑक्सीजन का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पर दूसरा, जड़ एवं तनों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। चौथा में लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन पत्तियों का गिरना, फूलों का खिलना तथा फलों का बनना एवं पकना आदि को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला है, अनिषेचित पुष्पों पर AII के छिड़काव से बीज रहित फल मिलते हैं। ये ना समझ में आए तो कहिएगा, ऑक्सीजन के छिड़काव से बीज रहित फल मिल सकते हैं। बीज रहित फल किसके छिड़काव से मिल सकते हैं? ऑक्सीजन के, क्योंकि आप में उतना डीप नहीं आएगा जितना डीप इसमें दिया है। आपको मैं बता दूं कि RPF देखिए, रेलवे की जो भी वैकेंसियां है, तो रेलवे सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? तो साइंस को पसंद करता है। तो साइंस अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट उसमें होने वाला नहीं है। ये देख लीजिए, कह रहे हैं कि कुछ ऑक्सीजन खरपतवार नाशक होते हैं। क्या होते हैं? खरपतवार नाशक। ऑक्सीजन देके 2 4 कह देगा डॉट डॉट डॉट, तो उसमें
परेशान नहीं होना है। अब कह रहा है दूसरा हार्मोन्स का नाम है जिबरेलिन। क्या करता है? जिबरेलिन। कह रहा है ये तनों के शीर्ष नई पत्तियों तथा बीजों में बनते हैं। इस समूह का मुख्य हार्मोन जिबरेलिन एसिड है। इसके कार्य क्या क्या है? तो इसे कार्य नीचे लिख लिए। पहला कार्य इसका ये है कि इसके प्रभाव से कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण द्वारा पौधे लंबे हो जाते हैं। यानी कि कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? जिबरेलिन। ठीक, कोशिका विभाजन कराता है ये, और नहीं कराता है ऑक्जिन, नहीं कराता है ऑक्जिन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसमें इसके प्रभाव से पौधे कम समय में ही पुष्पित होने लगते हैं, माने कम समय में ही फल लगने लगते हैं, फल लगने लगते हैं। किसको? जिबरेलिन के मदद से। ठीक है, कह रहा है कि इसका प्रयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में होता है। इसके छिड़काव से फलों एवं फूलों का आकार बड़ा हो जाता है। यानी आपके अगर घर पे कोई कुछ ऐसा फल है, जैसे कि मान लीजिए आम है, अमरूद है, यदि छोटा छोटा फल रहा है तो उस पर हम जिबरेलिन का छिड़काव कर देंगे तो फल हमें क्या मिल जाएगा? बड़ा। फल क्या मिल जाएगा? बड़ा। ठीक है, कह रहा है कि यह बीजों की सुसुप्त निष्क्रिय अवस्था को समाप्त करके उसे अंकुरित करता है, अंकुरित करता है। यह फूलों के खिलने में क्या करता है? मदद करता है। अब तीसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या क्या करता है? तो कहीं लिखिएगा, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण में भाग लेता है। कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण में भाग लेता है। यह प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। इसके द्वारा पार्श्वकलिकाएं अधिक वृद्धि करती है। इसके कारण पार्श्वकलिकाएं, तो कहिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, एक है यह बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। मैंने बीज को अंकुरण करने में, ये सवाल भी पूछा है, लिख लीजिए। ठीक है, और कहा है बीज के अंकुरण करने में, मैंने बीज मान लीजिए कि आप भे दिए, भेने के बाद अगर कपड़ा में छान कर रख देते कि बीज जम जाता है, तो उसको जमने का काम कौन करता है? जमाने का काम कौन करता है? याद रखिएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है? तो कहिएगा, कांस एवं एडिकेट ने सन 1961 से 1965 में कपास की पौधों की पुष्प कलिकाओं से इसे अलग किया था। तो कहेगा कब, कौन अलग किया था? तो इस दोनों का नाम याद रखना है आपको। कहेगा कि किसके पौधे से किया गया था? तो कपास के पौधे से। यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है, मैंने वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन का कोई अगर काम है तो कौन है बाबू? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। कह किसके प्रभाव से तने की वृद्धि मंद हो जाती है? तने की वृद्धि माने पेड़ की मोटाई मंद हो जाती है। पेड़ की मोटाई क्या हो जाती है बाबू? मंद हो जाती है। पर यह पौधों की पत्तियां, फूलों एवं फलों को गिरने का नियमन करता है। मैंने कह रहा है कि अगर फल और फूल गिर रहा है तो उसका नियमन कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, मैंने फलों को गिरने से रोकता है। कह रहा है इसकी कम सांद्रता से पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं। कहे अगर कम हो जाएगा तो जो पत्ती का रंध्र होता है, जो बाहर निकलता है, जो कि जड़ से पानी खींच के बाहर भाप की तरफ फेंकता है, वो क्या होता है बाबू? कम हो जाता है। कह रहे कि एथिलीन। एथिलीन क्या है? यह एक गैसीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका निर्माण पकते हुए फलों, फूलों, पत्तियों एवं जड़ों में होता है। यह पौधों की प्राकृतिक वृद्धि के लिए एक प्रमुख हार्मोन है। सिंपल बात, ये क्या करता है? फल को पकाता है, फल को गिराता है, फल को पकाकर और फल को गिरा देता है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, अतः यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। तो केवल ये याद रखिएगा कि फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? यही करता है। ठीक है, एक और ये ही याद रखिएगा, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि नर पुष्पों की संख्या में कमी होती है। यही जब रेलवे आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे बाप रे बाप, कहाँ से पूछ दिया है? तो कहीं से नहीं पूछता है बबुआ, यहीं से पूछता है। बस थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ता है आपको? संघर्ष करके एनसीईआरटी एक बार पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे बबुआ तो कुछ होगा नहीं, होगा नहीं। चलिए, अब जंतुओं में हार्मोन्स क्या होता है बाबू? जंतुओं में हार्मोन कौन कौन होते हैं? जंतु में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। जंतु में कितने प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं? 2। एक होते हैं आंतरिक, एक होता है बाह्य। एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती है जो शरीर के अंदर ही हार्मोन्स का स्राव करती है, जिसके तहत ब्लड में मिल के वो चला जाता है। एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथियां।
इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के जो पेनक्रियाज होते हैं, क्या होती है, पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है, वह मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि बाह्य भी है और आंतरिक भी है, बाह्य भी है और आंतरिक भी है। ठीक है, मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? ब्रेन में। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में। कहाँ होती है? गले में। देखते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पैराथायराइड, देखो ये थायराइड, थायराइड के पिछवा होती है पैराथायराइड। ये देखते हैं ना, घेंटिया, घेंटिया के नीचे क्या होते हैं? पैराथायराइड। ठीक है। अधिवृक्क, अधिवृक्क आप लोग नहीं देखे होंगे तो अधिवृक्क में हिस्सा आपको दिखाया था कि पेट जब देखेंगे, पेट तो पेट के जब लास्ट वाला हिस्सा देखेंगे तो उस पर ऐसे करके एक चिपका रहता है, ऐसे करके एक चिपका रहता है। ठीक है। कह रहे कि थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि होता है एकदम स्टर्नम के बीचों बीच, स्टर्नम के बीचों बीच। ये जब बच्चा जन्म लेता है तो 14 से 15 साल का जब होता है, माने 12 साल तक रहता है, 12 साल के बाद थाइमस ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो यहीं से पूछा कि बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बड़े होने के बाद बच्चा हो या बच्चे उसमें देखने को नहीं मिलती है? तो थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि क्या करती है? तो रोगों से लड़ने के लिए रक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो माटी, गोबर, माने जो कुछ भी उनको मिल जाता है वो खा लेते हैं। ठीक है, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इसी से रक्षा करता है कौन? थाइमस ग्रंथि। अब होता है पिनियल कॉय, पिनियल कॉय। ठीक है। अब होती है पैराथायराइड हो गया, अधिवृक्क हो गया, थाइमस हो गया, पिनियल कॉय हो गया। उपर्युक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के अतिरिक्त वृक्क, वृषण, अंडाशय। देखो वृक्क जानते हैं, किडनी, वृषण जानते हैं, टेस्ट्यूब, उसके बाद अंडाशय, ओवरी, प्लेसेंटा। ठीक है। हार्नल, त्वचा आदि ऐसे अंग है जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है। अग्नाशय, पेनक्रिया से भी हार्मोन्स का स्राव होता है। तथा यह मिश्रित ग्रंथि है। तो यही याद रखना है, कौन सी ग्रंथि है बाबू? मिश्रित ग्रंथि है। अब आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं दिखा दूं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ है। दिख रहा है कि नहीं इसमें? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो ये पिनियल ग्रंथि कहाँ है? दिमाग में। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? देखो पीयूष ग्रंथि जानते हैं क्या है? दिमाग में हड्डी, स्टेफनाइड हड्डी है। क्या है? स्टेफनाइड हड्डी। स्टेफनाइड हड्डी के नीचे ही पीयूष ग्रंथि है। सबसे अगर छोटा ग्रंथि कोई पूछेगा तो कौन सा ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। आप कहेगा कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? ये भी क्या है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। हाइपोथैलेमस से दिमाग का भाग जानते हैं, पैराआउटू। देखो उसी को बोलते हैं थायराइड और पैराथायराइड, इसी को बोलते हैं थायराइड और पैराथायराइड। ठीक। ये क्या है? ऑटू ग्रंथि दोनों गले में है। थाइमस क्या है? सीने में, आपको बता दिए थे। ठीक है। अग्नाशय तो आपको जानते हैं, पेनक्रियाज को बोलते हैं। वृषण माने क्या? टेस्टी बोलते हैं। ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि बता ही दिए थे कि ऐसे सटा हुआ था एक। ठीक है। औरत में सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। औरत में बस वही बदल जाता है कि हमारे यहाँ वृषण होता है, औरत में क्या हो जाता है? वो अंडाशय माने क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। माने ये नर का चित्र था, ये मादा का चित्र। ठीक है। अब इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां में अंतर क्या होता है। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। क्यों ग्रंथियां सवाल पूछता है, पहले तो पूछे कौन सी ग्रंथियां है, नहीं जानेंगे तो आप लोग जानिए। तो सबसे पहले कहा था कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन ग्रंथियों में कोई नालिका नहीं होता है, इसलिए इन्हें सामान्यतः नालिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नालिका विहीन ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना सूचना पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि ब्लड में ही, ब्लड के लिए चलने के लिए रास्ता है नस, नस में ही क्या कर देते हैं? डाल देते हैं, के लिए जो सूचना का जहाँ देना है दे दो। लेकिन वही स्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? इन ग्रंथियों में कोई न कोई नालिका होती है, अर्थात ये नालिका युक्त या प्राणल ग्रंथियां होती है। याद ये बस यही रखना है कि ये नालिका विहीन होती है, ये नालिका इसमें होती है। ठीक है। इन ग्रंथियों के स्राव अर्थात हार्मोन्स रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं, जिनका परिसंचरण गुप्त रूप से संपूर्ण शरीर में हो जाता है। लेकिन इनका स्राव नलिका द्वारा शरीर के उस विशेष स्थान पर अथवा उस अंग में पहुंचाया जाता है जहां उसे कार्य करना है। जैसे मान लीजिए एक बात करते हैं, हमको लार पहुंचाना है कहाँ? मुंह में या जीभ में। एक बात बताइए, उसको पैर से निकालने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट यहाँ एक नली ला गिरा देते हैं ना, तो वही डायरेक्ट यहाँ भगवान ने नली लाकर छोड़ दिया है। ये आप लोग थोड़ा एक दो पढ़ लीजिएगा, आपका काम चलने लायक रहे तो चल जाएगा। ठीक है। हम पूरा इसको क्या बताएं अब। हाँ ये देखिए उदाहरण के लिए कौन कौन है? थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, पीयूष आदि ग्रंथियां हैं। इसमें कौन है? अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी में कौन कौन है? यकृत है, स्वेद है, लार है और ग्रंथ, और मान यही 1 2 3 याद रख। ठीक है। हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव कैसे होता है? तो हार्मोन्स कैसे कैसे काम करता है?
तो कह दिए कि देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि हार्मोन्स प्राय स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स अथवा प्रोटीन्स के व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन्स स्टेरॉइड्स है। तो कहाँ से होता है, तो याद रखेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपको पता है कि वृषण जो होता है ना, वृषण के सॉरी माफ करिए, हाँ किडनी के अंदर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तथा पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स प्रोटीन से होते हैं। कुछ हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन, अमीनो अम्ल होते हैं। तो याद रखिए, कहेगा पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन कैसे होते हैं, तो कहेगा प्रोटीन युक्त होते हैं। और थायरॉक्सिन कैसे होते हैं, अमीनो अम्ल के हार्मोन्स होते हैं। इनके कुछ रासायनिक लक्षण होते हैं। तो कहेगा कि इनका अणु भार कम होता है। इनका अणु भार कम होता है, ये देख लीजिएगा। ये लिखना ना लिखना आपके ऊपर है, लेकिन जब 10 वाले हैं तो 2-4 बात लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जल में विलय होते हैं। ये विसरण द्वारा विभिन्न ऊतकों में पहुंचते हैं। ये रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं, परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेने पर नष्ट होते रहने के कारण इनका लगातार श्रवण होता रहता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा है पीयूष ग्रंथि। अब एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। एक एक ग्रंथि के बारे में हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्यों, कारण है उसका नहीं पढ़ाने का। और हम इसके बारे में कल पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा अब आपको चित्र के माध्यम से कल इसको पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चित्र के माध्यम से कल से इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो आपका हेडिंग यही रहेगा, पीयूष ग्रंथि, लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कितना है, नियंत्रण और समन्वय। हाँ, मान लीजिए नियंत्रण और समन्वय यदि मैं पढ़ा चुका हूँ इनको, कितना है, 58 मतलब 60 मान लीजिए, 60, 70, 80। हाँ, कल लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत इधर उधर भी फैलाया करिए। अगर रेलवे को फॉर्म भर रहे हैं या किसी भी एग्जाम में बैठने का आप इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहले काम होता है नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद घर पे जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, तब जाके सफलता मिलेगी, ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आगे मिलेंगे फिर।